हाँ जी बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में आप सभी को याद होगा कि अपना यहाँ तक का रिवीजन कंप्लीट हो गया था, यानी कि लास्ट टॉपिक मैंने जो आपको समझाया था अमेंडमेंट का अंदर, वो था वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे कि आप GSTR 1 और IFF के थ्रू इनवॉइस को फर्निश नहीं कर सकते। GSTR 1 और IFF के थ्रू इनवॉइस को फर्निश नहीं कर सकते। तो वो केसेस में अपना डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और अमेंडमेंट से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक GST रिटर्न्स में आता है, GSTR 2A और 2B, जो कि बेटा एक नया रूल है। पहले ये आपके चैप्टर में था ही नहीं, ये बिल्कुल न्यू रूल इंसर्ट हुआ है। रूल 60 सब्सटीट्यूटेड विद अ न्यू रूल। तो अब दो रिटर्न्स के बारे में और बात करेंगे। अभी आप देखिए, आपने जो रिटर्न सुने हुए हैं वो आपके कौन से थे बेटा? एक तो GSTR 1 आपने सुना हुआ है और एक आप सबने GSTR 3 भी सुना हुआ है, जो रेगुलर स्कीम वाले लोग भरते हैं। पर अब आप दो रिटर्न के बारे में और जानकारी लेंगे। एक का नाम है GSTR 2A और एक का नाम है GSTR 2B। तो लेट स्टार्ट, समझते हैं दोनों रिटर्न क्या करते हैं और इनमें क्या डिटेल्स आती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले GSTR 2A। अब देखिए ध्यान से, GSTR 2A इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई फॉर अ रिसिपिएंट। शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता भी दिया था कि जो भी सप्लायर होते हैं जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, उन्होंने उन जिससे आपने गुड्स खरीदा उनके लिए वो आउटवर्ड सप्लाई है और वही आपके लिए इनवर्ड सप्लाई है। जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है उनकी डिटेल GSTR 1 में जाती है या IFF के अंदर जाती है, ये आपको पता पड़ गया है। अब उन्होंने जो डिटेल दी आउटवर्ड सप्लाई की, वही आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल बनेगी और वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जिस रिटर्न के अंदर आपके पास पहुंचेगी वो रिटर्न कहलाता है GSTR 2A या 2B। तो GSTR 2A क्या होता है बेटा? ये रिटर्न एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है और ये केवल रीड ओनली स्टेटमेंट है। सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट, इसका मतलब ये रिटर्न आप नहीं भरते, आप बनाते नहीं है। ये ऑलरेडी जो डिटेल दी गई है आउटवर्ड सप्लाई की, उससे ये डिराइव हो जाता है, जिसमें कि आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती है, जिसमें कि आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है। स्टेटमेंट इज अपडेटेड ऑन ए रियल टाइम बेसिस। द डिटेल बिकम अवेलेबल टू रिसिपिएंट फॉर व्यू ऑब्लिक डाउनलोड and are updated incrementally as and when supplier upload or change detail of their respective form of return oblique statement for the given tax period। तो ये जो रिटर्न होता है GSTR 2A फॉर्म जो होता है रिटर्न का, उसमें जो डिटेल होती है वो आपको केवल व्यू या डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होती है। दूसरी बात, ये डिटेल अपडेट इंक्रीमेंटली होती रहती है, लगातार अपडेट होती रहती है जैसे ही सप्लायर ने कोई इनवॉइस अपलोड करा होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं आपने गुड्स परचेस करा राम से, शाम से। राम से जो आपने गुड्स परचेस करे एक पर्टिकुलर महीने में, मान लीजिए उससे रिलेटेड टोटल इनवॉइसेस है 20, और शाम से जो आपने गुड्स खरीदे एक पर्टिकुलर महीने में, उससे रिलेटेड इनवॉइसेस है 20। तो राम और शाम से जो आपने गुड्स खरीदा एक पर्टिकुलर महीने में, उनके इनवॉइसेस है 2020। मतलब 20 इनवॉइसेस राम से खरीदे गए माल के पड़े हैं, 20 इनवॉइसेस शाम के खरीदे गए माल के पड़े हैं। आप सभी को पता है कि ये जो भी राम और शाम से आपने परचेज किया होगा, इस पे जो ये परचेज आपके लिए कानूनी तौर पे कहलाता है इनवर्ड सप्लाई। और इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो GST आपने बेटा पे किया होगा राम और शाम को, ऑब्वियसली राम और शाम ने आपको बेचा तो उन्होंने GST चार्ज करा होगा और आपने उन्हें पे करा होगा। इस पे की गई GST को आप अपना क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ये बच्चा बच्चा जानता है। अब आपको अगर इस इनवर्ड सप्लाई की डिटेल चाहिए ताकि आप क्रेडिट ले पाए, तो इन इनवॉइसेस की डिटेल आप तो दे नहीं सकते बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो 20 इनवॉइस राम के हैं, 20 इनवॉइस शाम के हैं, इनकी डिटेल राम और शाम अपने अपने रिटर्न में देंगे। तो ये जो 20 इनवॉइसेस हैं, इसकी डिटेल राम देगा अपने GSTR 1 में या IFF में। अगर ये QRMP स्कीम में नहीं है तो GSTR 1 में डिटेल आई होगी, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। और अगर ये QRMP स्कीम है तो IFF में भी आ सकती है। इसी तरह से शाम भी इसकी डिटेल बेटा कहां पे दे रहा होगा? अपने GSTR 1 में या IFF में। ठीक है, डिटेल दे दी। अब ये जो डिटेल दी गई है, इसी डिटेल को जैसे ही इन्होंने बिल इनवॉइसेस की डिटेल दी, सप्लायर ने इनवॉइसेस की डिटेल दी, वो इनवॉइसेस की डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी
और वो जिस फॉर्म में पहुंचेगी उसको कहा जाता है GSTR2A। तो आपके पास उस इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे कैसे ये चेंज होती जाएगी डिटेल, जैसे जैसे सप्लायर इनवॉइस की डिटेल देंगे। मान लीजिए कि राम ने 5 इनवॉइसेस की डिटेल दे दी, तो 5 इनवॉइसेस की आईटीसी की यानी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आपके पास GSTR2 में अवेलेबल है। आप उसको व्यू कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहो तो उसकी व्यू डिटेल को डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली राम ने और 5 की डिटेल दे दी बाद में, तो 5 की डिटेल और आ जाएगी। रेगुलरली वो अपडेट होती चली जाएगी GSTR2 के अंदर वो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल। इस सिस्टम में ये GSTR2 काम करता है। आगे क्या दिया, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग IFF। जो सप्लायर है उसने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल या तो GSTR1 में दिया, IFF में दी है, इज मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज रिसीवेंट। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जो सप्लायर ने डिटेल दी उसी को आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाता है, और वो फॉर्म को कहा जाता है GSTR2। ये 4 है और 6 है आपके काम के नहीं है बेटा, क्योंकि ये इस प्रकार के रिटर्न्स है जो कि CA फाइनल में ज्यादातर काम आते हैं। तो आगे की चीजें मेरे को नहीं लगता है कि किसी काम की है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। अभी इतना सा ध्यान रखिए, कम चल जाएगा। तो ये आपका हो गया GSTR2A। तो कोई भी आपसे पूछता है कि GSTR2 में क्या आती है, व्हाट इज GSTR2A, तो आप क्या बताएंगे, एक बार सुन लीजिए। पहली चीज, GSTR2A जो रिटर्न है उसमें इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है, नंबर 1। ये सिस्टम जनरेटेड रिटर्न है, आपको नहीं भरना, सिस्टम जनरेटेड रिटर्न है। इस रिटर्न के बेसिस पे जो इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल है उसको आप व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लगातार क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है, जैसे जैसे सप्लायर क्या देते रहते हैं, इनवॉइस की डिटेल देते रहते हैं। दैट्स इट, इतना काफी है। इतना सा आप 2A के बारे में ध्यान रख लीजिए, और एग्जाम में मेरे को नहीं लगता है कुछ पूछने वाले हैं। आगे चलते हैं। अगला रिटर्न आता है फॉर्म GSTR2B। व्हाट इज 2B? अब ध्यान से सुनिए। An auto drafted read only statement, अगेन ये भी रीड ओनली स्टेटमेंट है, ऑटो ड्राफ्टेड है। ऊपर भी आप देखिए अच्छी तरह से, सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट, ये भी क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड रीड ओनली इनवॉइस। डिटेल ऑफ ITC इज मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी मंथ। अब इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आपके पास आ गई है GSTR2 में, तो उस इनवर्ट सप्लाई का जो ITC डिटेल है वो आपको 2B में मिलेगी, हर महीने में मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 और 2B में क्या फर्क है, आप आराम से सुनते रहिएगा। इट इज ए स्टैटिक स्टेटमेंट एंड इज अवेलेबल ओनली वंस ए मंथ। क्या फर्क है, देखिए बेटा, वो जो है वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। 2A की डिटेल डेली चेंज होती है, मतलब कि जैसे आपका महीना चालू हुआ, जैसे मान लीजिए आपका पर्टिकुलर एक महीना चल रहा है मई, तो मई महीने के अंदर GSTR2A की डिटेल लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे सप्लायर इनवॉइस की डिटेल देते हैं वो अपडेट होता जा रहा है। 2A लगातार चेंज हो रहा है, पर 2B केवल मंथ एंड में ही जनरेट होगा। पहली चीज तो ये है, वो लगातार जनरेट नहीं होता। 2B अवेलेबल होगा ओनली वंस ए मंथ, और ये स्टैटिक स्टेटमेंट है, चेंज नहीं होता। अभी क्या है मैं आपको समझा दूंगा, पूरा पढ़ेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी अपन कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाते हैं, अभी तक का फर्क समझ लिए। 2A में क्या रहा है, जो सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी वो आपके पास एज ए रिसिपिएंट इनवर्ट सप्लाई की डिटेल बनके उसमें अपडेट हो जाती है। वो रीड ओनली स्टेटमेंट है, अपडेट होता रहता है जैसे जैसे सप्लायर इनवॉइसेस की डिटेल देता जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट होता रहता है। 2B में क्या है, ये भी सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक रिटर्न है, यानी ये भी बनाना तो नहीं पड़ता आपको, ये भी सिस्टम बना के देगा आपको। इसमें आपका ITC का डिटेल होगा जो कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ अवेलेबल करवाया जाए आपको, और ये स्टैटिक स्टेटमेंट होता है, चेंज नहीं होता है बार बार, तो स्टैटिक स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या डिटेल आती है एक बार आप समझिए। द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन फॉर्म GSTR1। आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन GSTR1 अदर देन सप्लायर हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम। इसमें क्या डिटेल आती है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन फॉर्म GSTR1 अदर देन QRMP स्कीम। यानी कि आप इसमें रिसिपिएंट के नाते सोचो, अगर आपने QRMP के अलावा के लोगों से माल खरीदा हो, आप खरीदार के नाते सोचे, 2 और 2B के लिए आपको रिसिपिएंट के नाते सोचना है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। अगर आपने ऐसे लोगों से माल खरीदा है जो QRMP में नहीं है, तो उन्होंने बेटा अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR1 में दी होगी, वो डिटेल आपके पास इसमें शो होगी, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको शो हो जाएगी, मतलब आपके लिए वो इनवर्ट बन जाएगी। अब आप बोलोगे वो भी तो वही है, पर वो तो बेटा रोज अपडेट हो रही थी ना। यहाँ पे ध्यान देना आप। बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द प्रीवियस मंथ टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द मंथ।
कौन से दिन की डिटेल आएगी? अब ध्यान से सुनिए, इस टू बी वाले फॉर्म में कौन सी डिटेल आएगी? बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR1 फॉर द प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ की जो ड्यू डेट थी GSTR1 की फाइल करने की, उसके बाद की दिन से लेकर डे इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 of the previous month to the due date of furnishing of GSTR1 for the month। करंट मंथ का GSTR1 फर्निश करने का जो ड्यू डेट है, यानी कि समझिए ध्यान से, जैसे आपका महीना चल रहा है मई, तो मई महीने के GSTR2B में कौन सी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई महीने के GSTR2B में कौन सी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल रहेगी? ध्यान से सुनिए, अगर आपने QRMP के अलावा के लोगों से माल खरीदा हो तो उनकी कौन सी डिटेल रहेगी, वो अलग की बात चल रही है। तो जैसे मई महीने का प्रीवियस महीना बताइए कौन सा था? तो मई महीने का प्रीवियस महीना समझिए, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR1 फॉर द प्रीवियस मंथ टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द मंथ। तो मई का पिछला महीना अप्रैल, अप्रैल महीने का GSTR1 भरने की ड्यू डेट कब आई होगी? मई का पिछला महीना पहले ढूंढिए, अप्रैल महीना आया, अप्रैल का GSTR1 भरने की ड्यू डेट बेटा कब आई होगी? 11 मई आई होगी बेटा। अप्रैल का GSTR1 11 मई, आपको पता है मैंने अमेंडमेंट करवा दिया था, 10 तारीख की जगह अब 11 तक भर सकते हैं, और QRMP वाले 13 तक भरेंगे, शायद डेट तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दी थी, ध्यान रखना। तो अप्रैल महीने का GSTR1 भरने की ड्यू डेट कब आई? 11 मई आई। इसके अगले दिन से, दैट इज 12 मई से लेकर इस मई महीने का GSTR1 भरने की जो ड्यू डेट आएगी, कब आएगी? मई महीने का GSTR भरने की ड्यू डेट आएगी बेटा 11 जून। तो 12 मई से लेकर 11 जून तक की इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आपके GSTR2B में शो होगी। कौन से GSTR2B में? मई के जो एंड में GSTR2B बनाए। तो मई के GSTR2B में कौन से समय की इनवर्ड सप्लाई की डिटेल शो होने लग जाएगी? 12 मई से 11 जून तक की इनवर्ड सप्लाई की डिटेल, 12 मई से 11 जून की इनवर्ड सप्लाई की डिटेल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना आप ध्यान से, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द प्रीवियस मंथ टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR1 फॉर द मंथ। पिछले महीने के GSTR1 भरने की ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर इस महीने का GSTR1 भरने की ड्यू डेट तक की जो डिटेल है, कौन सी डिटेल? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, जो सप्लायर ने दी होगी। कौन से सप्लायर ने दी होगी? जो GSTR1 भर रहा है, मतलब अदर देन QRMP वाले सप्लायर। वो डिटेल एक तो GSTR2B में शो हो जाएगी। नंबर 2 देखिए, एक एग्जांपल होगा शायद आगे। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं एग्जांपल को आगे। सेकंड देखिए, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश बाय सप्लायर हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम इन GSTR1 और यूजिंग IFF एज द केस में भी। इसके अलावा 2B में कौन सी डिटेल आएगी? उन लोगों के आउटवर्ड सप्लाई की भी डिटेल आएगी जो QRMP वाले सप्लायर हैं, और उन्होंने उस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कहां पे दी होगी? सोचिए, या तो उन लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी होगी GSTR1 में, क्योंकि आपको पता हो तो क्वार्टरली GSTR1 भरना है, तो क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने की इनवॉइसेस की डिटेल वो IFF में दे सकते हैं, और तीसरे महीने की डिटेल GSTR1 में जाती है। तो उनके आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल QRMP वाले सप्लायर से अगर आपने कुछ खरीदा हो तो उनके आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल उन्होंने कहां दी होगी? सोचिए, या तो GSTR1 में दी होगी या IFF में दी होगी। तो उस डिटेल की भी आपको GSTR2B में डिटेल मिल जाएगी। समझना बेटा, आप सप्लायर नहीं हो, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल किसने दी है? सप्लायर ने दी है, जिससे आपने कुछ खरीदा हो। अब वो सप्लायर 2 टाइप के हो गए, या तो बिना QRMP वाले हो गए या QRMP वाले हो गए। अगर बिना QRMP वाले हैं तो वो GSTR1 भर रहे होंगे, और QRMP वाले हैं तो वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कहां पे दे रहे होंगे? या तो GSTR1 में दे रहे होंगे या IFF में दे रहे होंगे। तो बिना QRMP वाले अगर आउटवर्ड सप्लायर हैं वाले हैं तो आपको कौन सी डिटेल मिलेगी GSTR2B में? तो पिछले महीने का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो लगाएंगे, प्रीवियस मंथ
कि GSTR1 भरने की ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर करंट मंथ के GSTR1 भरने की ड्यू डेट तक की डिटेल 2B में आएगी। तो कौन सी इनवर्ट सब ITC मिल जाएगा आपको? जैसे अभी मैंने आपको बोल दिया कि मई महीने का GSTR2B आपको कौन से समय की डिटेल देगा? 12 मई से 11 जून तक की डिटेल देगा। 12 मई से 11 जून कैसे निकाले? 12 मई से 11 जून वापस से सुन लीजिए। मई का पिछला महीना अप्रैल, अप्रैल का GSTR1 भरने की ड्यू डेट कब गई? 11 मई। उसके अगले दिन से इस महीने की GSTR2B बनना चालू हो जाएगा। यानी कि 12 मई से जो भी बिल आपके सप्लायर ने शो करना चालू करे अपने रिटर्न्स में, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो देना चालू करी उसने, वो 12 मई से लेकर 11 जून तक की जो भी डिटेल उसने आपको दी, वो मई महीने के GSTR2B में आपके सामने शो हो जाएगी। वो आपका ITC बन के आ जाएगा मई महीने के एंड में। मई महीने का GSTR2B इस वाली सप्लाई की डिटेल शो करे 12 मई से 11 जून। कैसे निकाला अभी आपके सामने। पर अगर आपने QRMP वालों से खरीदा तो उनका कैसे डिटेल आएगा वो भी समझ लीजिए। QRMP वालों का पहले महीने का, अगर क्वार्टर का पहला महीना है तो फिर क्या होगा सुन लीजिए। बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर to the due date of furnishing detail using IFF for the first month of quarter. Between the day immediately after the due date of furnishing of form of GSTR1 of preceding quarter, पिछले क्वार्टर का GSTR1 जो भरा उसकी ड्यू डेट के अगले दिन से चालू हो जाएगा ये GSTR2B आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ IFF फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लिसन, मान लीजिए कि आपने जो गुड्स खरीदा वो QRMP वालों से खरीदा है, और आप खड़े हैं मान लेते हैं जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर के बीच में। तो जुलाई महीने का 2B ये आपका टारगेट है। आपका जुलाई महीने का 2B कौन सी डिटेल शो करेगा? 2B क्या शो करेगा? ITC की डिटेल शो करेगा। ITC किसके कारण आ रहा है? इनवर्ट सप्लाई इसके कारण आ रहा है। ये इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आप दोगे क्या? नहीं, ये इनवर्ट सप्लाई की डिटेल सप्लायर ने दी होगी क्योंकि उनके आउटवर्ड सप्लाई से आपके पास आ रही है 2A के अंदर। अब क्या हुआ कि आपका जो 2B आपको ITC दिखाएगा इनवर्ट सप्लाई की डिटेल, ये इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आपको तो आप तो दे नहीं रहे, वो पीछे वाले से आ रही है। तो पीछे वाला अगर QRMP वाला है तो अब समझिए जुलाई महीने का GSTR2B क्या करेगा? आप सुन लीजिए। इसके पहला वाला क्वार्टर कौन सा निकला वो देखिए आप। QRMP वालों का माल की डिटेल आ रही है, समझना बेटा ध्यान से। जिस बंदे की आपके पास डिटेल आ रही है 2B में वो कौन सा बंदा है? QRMP वाला है। तो अब समझिए QRMP वाले की अगर डिटेल आ रही है तो उसने इस क्वार्टर के पहले GSTR1 भरा होगा पिछले क्वार्टर का। पिछला क्वार्टर कौन सा गया होगा? अप्रैल मई जून। तो इस क्वार्टर का GSTR1 उसने कब भरा होगा? ड्यू डेट क्या थी? अब देखिए अप्रैल मई जून की बेटा ड्यू डेट क्या आएगी? 13 जुलाई। याद करिए मैंने आपको डेट लिखवा रही कि QRMP वालों को क्वार्टर के खत्म होने के बाद आने वाली 13 तारीख तक भरना होता है GSTR1। तो 13 जुलाई को इसने इस क्वार्टर का रिटर्न भरा। तो इस जुलाई महीने का 2B में 14 जुलाई से जो भी डिटेल दी जाएगी वो वाली शो होगी। तो ध्यान से सुनना, जुलाई महीने का 2B जो जुलाई महीने के एंड में बन के आपके सामने आएगा उसमें कौन सी डिटेल आने वाली? 14 जुलाई से पिछले क्वार्टर का GSTR1 भरने की ड्यू डेट के अगले दिन से, दैट इज 14 तारीख से इस क्वार्टर के पहले महीने का। अब सोचिए अच्छी तरह से, अगर QRMP वालों से आपने माल खरीदा हो तो जुलाई क्वार्टर में, जुलाई क्वार्टर के यानी कि जुलाई वाला जो क्वार्टर चालू हुआ उस क्वार्टर के पहले महीने के एंड में, दैट इज जुलाई के एंड में, क्या वो GSTR1 भरेंगे? नहीं भरेंगे। वो तो IFF में डिटेल देंगे इनवॉइस की, अगर देंगे भी तो अब क्या करना है आपको? एंड कब करना है?
जुलाई महीने के आईएफएफ की जो डिटेल देने की लास्ट डेट है, अब जुलाई महीने में आईएफएफ के अंदर इनवॉइस की डिटेल देने की लास्ट डेट क्या होगी बेटा? अगले महीने की 13 तारीख, दैट इज 13 अगस्त। ये वाली डेट तक, यहां से लेकर यहां तक की जो डिटेल है वो आपके जुलाई महीने के टूबी में क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। जुलाई महीने के टूबी में क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। तो जुलाई महीने का जो आपका टूबी है वो क्या शो कर रहा है? 14 जुलाई से 13 अगस्त की डिटेल उन लोगों की जो क्यूआरएमपी वाले, उन लोगों के कौन से इनवॉइसेस की डिटेल? जो क्यूआरएमपी वाले। और अगर बिना क्यूआरएमपी वाले होते उनकी भी डिटेल आएगी टूबी में, पर उनकी कौन सी? पिछले महीने की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट से लेकर करंट महीने की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट तक। मैं आपको अभी ओवरऑल समझा दूंगा। तो ये आपके सामने की बात है, 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक की डिटेल फर्स्ट महीने के अंदर शो होगी क्यूआरएमपी वालों से, अगर आपने गुड्स खरीदा। सेकंड महीने में कौन? सेकंड क्वार्टर के दूसरे महीने में जीएसटीआर, क्वार्टर के दूसरे महीने के जीएसटीआरबी में टूबी में क्या डिटेल शो होगी? तो ध्यान से सुनिए, टूबी में शो होगी बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ यूजिंग आईएफएफ फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर के पहले महीने की आईएफएफ की डिटेल देने की ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर सेकंड महीने के आईएफएफ की डिटेल देने की ड्यू डेट तक की जो डिटेल है वो आपके सेकंड मंथ के क्वार्टर में शो हो जाएगी। और इसी तरह से तीसरे महीने के क्वार्टर में क्या शो होगी? बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ यूजिंग ऑफ सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। सेकंड महीने के आईएफएफ की डिटेल देने की ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट फर्निश करने तक की क्वार्टर की आपके सामने शो हो जाएगी। अब मैं ये पूरा आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। 2B में कौन सी डिटेल आएगी? अगेन ध्यान देना बेटा, 2A लगातार बदल रहा है। 2A एक अपडेटेड स्टेटमेंट है, यानी कि जैसे कोई भी महीना चालू हो गया, अप्रैल महीना अगर स्टार्ट है तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, डेली 2A की डिटेल तो रोज चेंज होती रहती है। 2A बार बार चेंज होता रहेगा जैसे कि आपके सप्लायर डिटेल देता चला जाए। आपके सप्लायर ने डिटेल दी आउटवर्ड सप्लाई की, 2A में अपडेट आ जाएगा, वो चेंज होके दिख जाएगा। पर जब अप्रैल का 2B बनेगा बेटा, तो वो 2B एक पर्टिकुलर टाइम की ही डिटेल दिखाएगा। तो अप्रैल का 2B, मई का 2B कौन सी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल शो करेगा? वो टाइम आपको मैं बता रहा हूं। दोनों में इनवर्ट की डिटेल है, इनवर्ट से क्या आएगा? आईटीसी की। दोनों में फर्क क्या है? 2A अपडेट होता है डेली बेसिस पे, अपडेट होता रहता है बार बार। 2B स्टैटिक है, हर महीने के एंड में जनरेट होगा, और वो एक पर्टिकुलर टाइम की इनवर्ट सप्लाई की डिटेल ही आपको शो करेगा। पर्टिकुलर टाइम की इनवर्ट सप्लाई की डिटेल शो करेगा। अब मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, आप पूरा एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। सपोज करते हैं मिस्टर एक्स है, इन्होंने परचेस करा कोई गुड्स ए से बी से। कौन से महीने में खरीदा है ये गुड्स? मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं। ए जिससे एक्स खरीद रहा है वो बेटा सप्लायर है जो क्यूआरएमपी में नहीं है, और बी जिससे खरीदा जा रहा है वो ऐसा सप्लायर है जो क्यूआरएमपी में। तो ए से गुड्स खरीदा 10 अक्टूबर को, एक बार खरीदा, तारीख पे ध्यान दे रहा हूं मैं, अमाउंट से भी कोई मतलब नहीं। 20 अक्टूबर को एक और खरीदा, 5 नवंबर को खरीदा। तो ए से 3 बार आपने गुड्स खरीदा, 10 तारीख, 20 तारीख, 5 तारीख। बी से 6 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। तो आपने दोनों से 3-3 बार गुड्स खरीद रखा है। ए से और बी से, दोनों में फर्क यह है कि ए बिना क्यूआरएमपी वाला बंदा है जिससे आप खरीद रहे हो, और बी क्यूआरएमपी वाला बंदा है। आप नहीं हो अभी, आप तो खरीदार हो, आप खरीदार के नाते सोचो।
अब जो भी गुड्स बेटा आपने इनसे खरीदा, ये सभी गुड्स आपके लिए क्या है? जवाब है सर मेरे लिए तो इनवर्ड सप्लाई है। ठीक है, तो ये इनवर्ड सप्लाई की डिटेल एक्स के पास कब शो होगी? जब ए और बी इनकी डिटेल अपने रिटर्न में दिखाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, एक्स के पास ये इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जब तक शो नहीं हो सकती जब तक ए और बी अपने अपने आउटवर्ड सप्लाईज के रिटर्न्स में ये डिटेल ना दे। पहले ए और बी डिटेल देंगे, वही ए और बी के लिए आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बनेगी, फिर वो कन्वर्ट होकर आपके पास ऐसे इनवर्ड सप्लाई की डिटेल शो होगी। और वो शो होने के आपके पास दो फॉर्म होंगे, एक तो 2A एक 2B। 2A और 2B। अब सपोज करते हैं कि एक्स ने इस 10 अक्टूबर की जो आपने गुड्स खरीदा था उसकी डिटेल इसने 26 अक्टूबर को हाँ, तो पहले ए की बात करते हैं। ए बेटा बिना क्यूआरएमपी वाला है, तो इसका मतलब यह है कि ए इन तीनों इनवॉइसेस की डिटेल जीएसटीआर 1 में देगा। क्योंकि ए को केवल जीएसटीआर 1 ही भरना है, आईएफएफ का तो लोन ही नहीं है क्योंकि वो क्यूआरएमपी वाला है नहीं। अब ए ने क्या करा, ये दोनों अक्टूबर का माल है, ये नवंबर का माल है, तो अक्टूबर का जीएसटीआर 1 11 नवंबर तक भरना होता है। बिना जीएसटी क्यूआरएमपी वालों की ड्यू डेट अगले महीने की 11 तारीख तक है। अब क्या करा ए ने, ध्यान से सुनिए, ए ने दस अक्टूबर के इनवॉइस की डिटेल 5 नवंबर को शो कर दी जीएसटीआर 1 में, और 20 अक्टूबर वाले इनवॉइस की डिटेल 10 नवंबर को शो कर दी, या ऐसा करते ना 10 नवंबर की जगह 16 नवंबर को शो करी। और ये भी मैं इसको भी मैं अक्टूबर ही कर देता हूं, ये भी अक्टूबर महीने में ही चलते हैं अपन, ताकि अगले महीने में दिमाग ना लगे। मान लेते हैं ये 25 अक्टूबर है, और ये 25 अक्टूबर वाले इनवॉइस की डिटेल 10 नवंबर को शो करी। पॉसिबल है? 10 अक्टूबर वाले की डिटेल 5 नवंबर को दिखा दी, 20 अक्टूबर की 16 नवंबर को, 25 अक्टूबर वाली 10 नवंबर को। बी में भी मैं चेंज कर देता हूं, 17 नवंबर की जगह एक पर्टिकुलर महीने में मैं रहता हूं 27 अक्टूबर। अब बेटा बी क्यूआरएमपी वाला है, तो अक्टूबर महीने की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बी जीएसटीआर 1 में शो नहीं कर सकता, क्योंकि अक्टूबर महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर का पहला महीना है, और पहले महीने की इनवॉइस की डिटेल क्यूआरएमपी वाले जीएसटीआर 1 में नहीं दिखा सकते, उनको आईएफएफ में दिखानी पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड मंथ की डिटेल आईएफएफ में दिखा सकते हैं, और थर्ड की डिटेल फिर वो जीएसटीआर 1 में दिखाएंगे। तो अब क्या करा, अक्टूबर के अंदर बेचा था बी ने आपको, तो अक्टूबर की डिटेल 6 अक्टूबर वाले इनवॉइस की डिटेल बी ने आईएफएफ में शो कर दी। कब तक भरना है इसको आईएफएफ? अक्टूबर का आईएफएफ की डिटेल दे सकता है वो 13 नवंबर तक, 13 तारीख होती है अगले महीने की, आपको याद होगी। तो इसने डिटेल दे दी 7 नवंबर, इस वाले की डिटेल दी 15 दिसंबर, और इस वाले इनवॉइस की डिटेल दी 12 नवंबर। तो बी ने इन तीनों बिलों की डिटेल ऐसी इसी तारीख को दे दी आईएफएफ के अंदर। अब ए और बी ने जो गुड्स एक्स ने खरीदे उसकी डिटेल अपने अपने रिटर्न्स में दे दी, जो जो तारीख को दी वो मैंने आपको बता दिया। अब एक्स खड़ा है अक्टूबर महीने में। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, अक्टूबर का 2B
जब एक्स के सामने शो होगा तो उसमें क्या डिटेल शो होगी? ऑब्वियसली अक्टूबर के टू बी में अक्टूबर की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो एक्स ने किससे खरीदा वो उसके पास एज ए इनवर्ड सप्लाई शो होगी। तो अक्टूबर के टू बी में ए से जो माल खरीदा जो ए के लिए आउटवर्ड है एक्स के लिए इनवर्ड है, और बी से जो माल खरीदा जो बी के लिए आउटवर्ड है एक्स के लिए इनवर्ड है, उसकी डिटेल आएगी एक्स के पास, ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे ही वो डिटेल दे देंगे ए और बी ने डिटेल दे दी, मैंने आपको तारीख बता दी कि ये तारीख को डिटेल दे दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ए के जो इनवॉइसेस हैं क्या वो सारे इनवॉइसेस, क्योंकि अक्टूबर में 3 इनवॉइस हैं जो ए से माल के खरीदे हुए 10, 20 और 25 के बिल, ध्यान देना बेटा। एक्स के पास ए से खरीदे हुए माल के कितने टाइप के बिल है? 3 बिल है। क्या तीनों की ही डिटेल आ जाएगी एक्स के पास अक्टूबर के टू बी में? जवाब है नहीं। जो ए से माल खरीदा, ए कौन है? बिना क्यूआरएमपी वाला। उस बिना क्यूआरएमपी वालों सप्लायर की कौन सी डिटेल आपके पास शो होगी टू बी में? जो फर्स्ट पॉइंट था वो लगाना। कौन सी डिटेल शो होगी? जिस महीने में आप खड़े हो उसके पिछले महीने का जीएसटीआर-1 भरने की ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर करंट महीने का जीएसटीआर-1 भरने की ड्यू डेट तक की डिटेल शो होगी। मतलब अगर ए की बात करूं तो ए के कौन से इनवॉइस शो होंगे आपको टू बी में? अक्टूबर के टू बी में कौन से इनवॉइस शो होंगे ए के? तो कौन से महीने खरीदा आपने इसे? अक्टूबर में। अक्टूबर के पिछला महीना सितंबर, सितंबर का जीएसटीआर-1 भरने की ड्यू डेट क्या गई होगी? 11 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर से लेकर यहां से तो चालू होगा दिन, और करंट महीने का जीएसटीआर-1 भरने की ड्यू डेट लास्ट क्या थी? क्या थी ड्यू डेट लास्ट? करंट महीना अक्टूबर है, अक्टूबर का ड्यू डेट भरने की डेट आपकी 11 नवंबर। तो ए ने 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में जो भी डिटेल शो करी आपको वही टू बी में दिखेंगे। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, ए से देखिए आप 10 अक्टूबर का जो बिल है उसकी डिटेल लेने कब दी? 5 नवंबर। क्या 5 नवंबर इसके बीच में आती है? हाँ आती है। तो 5 नवंबर वाले बिल की डिटेल आपको शो हो जाएगी टू बी में, अक्टूबर के टू बी में शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में उसने 10 अक्टूबर वाले बिल की डिटेल दे दी थी। उसने कब दे दी थी डिटेल? 5 नवंबर को, जो उसके बीच में। पर 20 अक्टूबर वाले बिल की डिटेल बेटा कब दी? 16 नवंबर। 16 नवंबर क्या इस डेट के बीच में आ रही है? नहीं आ रही है। तो आपके पास 10 अक्टूबर वाले बिल की डिटेल आएगी पर 20 अक्टूबर वाले बिल की डिटेल नहीं शो होगी। अक्टूबर महीने में अक्टूबर के 20 अक्टूबर को जो आपने गुड्स खरीदा था ऐसे, उसकी डिटेल आएगी नहीं आपके पास। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 20 अक्टूबर वाली डिटेल उस सप्लायर ने कब शो करी अपने जीएसटीआर-1 में? 16 नवंबर, और 16 नवंबर की डेट इस डेट में नहीं आती है। अक्टूबर के टू बी में कौन सी डिटेल आएगी? पिछले महीने के जीएसटीआर-1 भरने की ड्यू डेट के अगले दिन से, पिछला महीना सितंबर, सितंबर का रिटर्न भरने की ड्यू डेट आएगी 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर का अगले दिन आएगा 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से लेकर इस महीने का रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक, दैट इज 11 नवंबर। 10 नवंबर वाली आ जाएगी तो 16 नवंबर की नहीं आएगी, 10 वाली आ जाएगी। मतलब आपके टू बी में ए से खरीदे गए माल में 10 वाला बिल शो हो रहा होगा, 20 वाला नहीं आएगा, 25 वाला शो हो जाएगा। जबकि टू ए जो अक्टूबर का टू ए बनेगा उसमें तीनों बिल आ रहे होंगे, 10, 20 और 25। सॉरी, हाँ, टू ए में भी ये 20 अक्टूबर वाला बिल नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो नवंबर में शो कर रहा है, तो नवंबर में अपडेट होगा। तो एक्चुअल में क्या है कि जो टू है उसमें जैसी इनवॉइस दिखाएगा तभी डिटेल शो हो जाएगी, पर टू बी इस पर्टिकुलर टाइम की डिटेल शो करेगा। बस ये टाइम की डिटेल आपको टू बी में शो होगी। तो ए से आपने 3 इनवॉइसेस के गुड्स खरीदे, जिसमें से 2 इनवॉइसेस की डिटेल ही आपके पास आएगी अक्टूबर के टू बी, और ये वाली जो 16 नवंबर की डेट है बेटा वो अब नवंबर के इनवॉइस में आएगी। क्योंकि देखो, अब सोचिए, नवंबर का जो टू बी आपका बन के आएगा वो कौन से टाइम का बन के आएगा? सोचिए, नवंबर के टू बी में एक ही कौन से इनवॉइस की डिटेल शो होगी? सोचते हैं, नवंबर महीने के टू बी में नवंबर का पिछला महीना अक्टूबर, अक्टूबर का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर का अगला दिन, सॉरी अक्टूबर 11 नवंबर, 11 नवंबर का अगला दिन, 12 नवंबर से लेकर नवंबर महीने का जीएसटीआर-1 भरने की ड्यू डेट कब आएगी? 11
दिसंबर। ये सारे इनवॉइसेस जो 12 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में ए दिखाएगा वो आपके नवंबर के 2B में शो। तो अब देखिए जो सेकंड वाला बिल 20 अक्टूबर को इशू हुआ था, ए ने आपको 20 अक्टूबर को इशू किया था, उसकी डिटेल इन्हें कब दी? 16 नवंबर को। और 16 नवंबर अक्टूबर के 2B की डेट में नहीं आ रहा है, नवंबर के 2B की डेट में आ रहा है। देखो 12 से 11 के बीच में आ रहा है। तो ये वाला जो बिल है, ये वाला वो इधर शो होगा, नवंबर के 2B में शो होना। बिल अक्टूबर का है पर शो 2B में कौन से हो जाएगा? नवंबर के 2। इसीलिए ध्यान रखना है 2B एक पर्टिकुलर मंथ में बन रहा है, मंथ के एंड में, और वो क्या डिटेल शो रहा है आपको। तो हर महीने का 2B आपको कौन सी डिटेल शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना। अब वापस से चलते हैं। ये तो हो गया 2B में ए के माल की कौन सी डिटेल आई। आपके 2B में ए से खरीदे गए माल की कौन सी डिटेल आई। ए कौन सा टाइप का सप्लायर है? बिना क्यूआरएमपी वाला। पर सोचो अगर आपने ऐसे व्यापारी से खरीदा हो जो क्यूआरएमपी वाला है, उसकी कौन सी डिटेल आई। तो इसलिए बी पे चलते हैं, बी पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, बी के कौन सी सप्लाई की डिटेल आपके पास अक्टूबर के महीने में आएगी। तो अक्टूबर के 2B में आप कौन हो बेटा? आप एक्स हो। आपका जो 2B बनेगा अक्टूबर का, उसमें क्या शो होगी? जो आपने खरीदा उसकी डिटेल शो होगी। आपने किससे खरीदा? ए से भी, बी से भी। ए के कौन सी माल की शो हो गई? पता पड़ गया। अब बी के कौन से माल की शो होगी? तो बी कौन सा बंदा है बेटा? बी क्यूआरएमपी वाला बंदा है। और ये जो आपने सारे गुड्स खरीदे हैं, ये अक्टूबर महीने में खरीदे हैं बी से। अक्टूबर महीना मतलब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अक्टूबर महीना मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर का फर्स्ट महीना। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर क्या है? बी क्यूआरएमपी वाला है। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर का पहला महीना। तो आपके 2B में बी की कौन सी डिटेल शो होगी? तो ध्यान से सुनिए, अक्टूबर महीने का। अब बी कौन है? क्यूआरएमपी वाला। तो आप बी के हिसाब से सोचिए, बी क्यूआरएमपी वाला है तो उसने अक्टूबर महीने के पिछला वाला रिटर्न कौन सा भरा होगा? तो अक्टूबर महीने के बेटा पिछले वाला रिटर्न उसने भरा होगा जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर एंड वाला रिटर्न भरा होगा। अक्टूबर से नया क्वार्टर चालू हो गया था। तो बी ने जो लास्ट रिटर्न भरा होगा वो सितंबर क्वार्टर का भरा होगा। और सितंबर क्वार्टर का जो रिटर्न GSTR1 उसने भरा होगा, कब तक भरा होगा? 13 अक्टूबर तक भरा होगा। तो 13 अक्टूबर के अगले दिन से कौन सा दिन आता है? 14 अक्टूबर। यहां से चालू करके 14 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर महीने का बी क्या भरेगा? क्या GSTR1 भरेगा? नहीं। बी क्या भरेगा? IFF भरेगा। तो अक्टूबर महीने का IFF भरने की जो ड्यू डेट आएगी, कब आएगी IFF भरने की ड्यू डेट? 13 नवंबर। ये 14 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में जो भी इनवॉइसेस की डिटेल बी ने शो करी होगी वो आपको अक्टूबर के 2B में शो होने लग जाएगी। यानी कि एक्स को अक्टूबर के 2B में बी के कौन से दिन के दिखाए गए इनवॉइसेस की डिटेल शो होगी? बी कौन? क्यूआरएमपी वाला है। तो बी के कौन से दिन की शो होगी? अब आपको देखना अक्टूबर कौन सा महीना हो गया? अक्टूबर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्टर का पहला महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का। तो क्वार्टर के पहले महीने में कौन सी डिटेल शो होती है? पिछला क्वार्टर के जो रिटर्न भरने की डेट थी GSTR1 की, उसके अगले दिन से। पिछला क्वार्टर कौन सा गया? सितंबर। सितंबर क्वार्टर का रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या ही होगी? 13 अक्टूबर। उसका अगला दिन कब से? 14 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर महीने में क्या डिटेल गई होगी? अक्टूबर में बी की तरफ से जो डिटेल गई होगी वो IFF में गई होगी। तो बी अक्टूबर का IFF भरने की लास्ट जो डेट आती है, अक्टूबर का IFF भरने की लास्ट डेट कौन सी आती है? 13 नवंबर। उस तारीख तक के इनवॉइसेस की डिटेल शो होगी। तो अब देखिए बी ने क्या क्या शो करा। ये 6 अक्टूबर वाले की डील की डेट 7 नवंबर को शो करी, तो ये आएगी, देखो इस तारीख के बीच में आ रही है। तो ये वाले इनवॉइस की डिटेल शो हो जाएगी आपको 2B में। 15 दिसंबर को शो करा, इसकी डिटेल शो नहीं होगी आपके 2B में, अक्टूबर के 2B में। और ये वाले की डिटेल भी आपको क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी 12 नवंबर 13 नवंबर से पहले। तो बी के अक्टूबर महीने में आपने 3 गुड्स खरीदे थे, आपके पास बी के अक्टूबर के 3 बिल पड़े हैं, आप एक्स हो। 3 बिलों में से आपको 2 बिल की डिटेल 2B में दिख रही होगी। खरीद आपके पास बिल 3 है, पर बी के द्वारा बेचे गए माल में से आपके पास 2 बिल की डिटेल ही आपके उसमें शो।
ये आपके सामने है, टू बी में कौन से टाइम पीरियड की डिटेल शो होती है। ये वाला तो आप छोड़ देना, थर्ड वाला पॉइंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखें, if a supplier opting for QRMP file an invoice dated 15 जुलाई on 13 अगस्त, तो कोई QRMP वाला सप्लायर है, अगर वो 15 जुलाई के बिल की डिटेल 13 अगस्त को दिखाए, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन 2B ऑफ जुलाई जनरेटेड ऑन 14 अगस्त। तो फिर देखिए बेटा, 15 जुलाई का बिल है, 13 अगस्त को शो हो रहा है, किसने शो करा? QRMP वाले ने। तो ये कौन से महीने के 2B में डिटेल आ जाएगी? अब ध्यान से सुनिए, बिल जुलाई महीने का है, शो 13 अगस्त को करा, तो क्या जुलाई महीने के 2B में डिटेल आ जाएगी? चेक करके देखते हैं। जुलाई महीने का 2B में कौन से टाइम की डिटेल आती है? जुलाई महीने का 2B, तो जुलाई का ठीक पिछला क्वार्टर कब एंड हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर अभी चालू हुआ है, तो उसका पिछला क्वार्टर एंड हुआ होगा आपका अप्रैल मई जून वाला। तो लास्ट क्वार्टर जो एंड हुआ था QRMP वालों से, QRMP वालों के लिए क्वार्टरली देखना है आपको, अप्रैल मई जून खत्म हुआ उनका लास्ट, तो जून महीने के एंड में उन्होंने क्या भरा होगा बेटा? GSTR 1 भरा होगा। कब तक भरा होगा? लास्ट डेट क्या होगी? 13 जुलाई होगी। इसके अगले दिन से जुलाई महीने का 2B बनना चालू हो जाएगा। तो जुलाई महीने के 2B में कौन सी डिटेल आएगी? 14 जुलाई से चालू करके, जुलाई महीने का 2B में कौन सी डिटेल आएगी? 14 जुलाई से लेकर जुलाई महीने का क्या भरा जाएगा? जुलाई महीने का QRMP वाला क्या भरेगा? IFF भरेगा। तो जुलाई का IFF कब भरेगा? जुलाई का IFF वो भरेगा 13 अगस्त तक। तो 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक के जो भी इनवॉइसेस की डिटेल दी गई होगी वो 2B ऑफ जुलाई में शो हो जाएगी। और ये 2B ऑफ जुलाई कब जनरेट हो जाएगा? 14 अगस्त को जनरेट हो जाएगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त की डिटेल शो होगी और 14 अगस्त को 2B आपके पास शो हो जाएगा। तो अब देखिए, 15 जुलाई का बिल था, डिटेल कब तक दे दी? 13 अगस्त को। तो क्या जुलाई महीने के 2B में यह बिल की डिटेल आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। देखो 13 अगस्त तक की इनवॉइस की डिटेल आ जाएगी जुलाई के 2B में। तो जवाब क्या है देख लिया अच्छी तरह से, 13 अगस्त। इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B ऑफ 2B जनरेटेड ऑन 14 जुलाई। तो ये 13 अगस्त को जो बिल शो करा 15 जुलाई वाला बिल, उस 15 जुलाई वाले बिल की डिटेल उस 15 जुलाई वाले बिल की डिटेल जो 13 अगस्त को शो हो गई वो जुलाई के 2B में शो होने लग जाएगी रिसिपिएंट्स को। इफ द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड ऑन 14 अगस्त, द डॉक्यूमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B ऑफ। अब अगला बोल दिया कि अगर बाय चांस 13 अगस्त की जगह ये 15 जुलाई का बिल 14 अगस्त को शो करा जाता, अगर 15 जुलाई वाले बिल की डिटेल 13 अगस्त की जगह 14 अगस्त को शो करता वो सब पीछे वाला सप्लायर, तो इन दैट केस आपको फिर ये अगस्त के 2B में शो होती, जुलाई के 2B में नहीं शो होती, क्योंकि जुलाई के 2B में तो लास्ट डेट कौन सी थी? 13 अगस्त। तो जुलाई के 2B में 13 अगस्त तक की डिटेल शो हो गई, तो फिर ये वाली डिटेल आपको अगले महीने के 2B में शो होती, अगस्त का 2B। और अगस्त का 2B आपके पास कब आता बेटा? 14 सितंबर। क्योंकि अगस्त के 2B में क्या डिटेल शो होती है? अब सोचिए, अगस्त का 2B क्या होता? अगस्त का 2B में डिटेल शो होती पिछले महीना जुलाई महीने में क्या भरा गया होगा QRMP वालों की तरफ से? IFF। तो जुलाई महीने का IFF की डेट जो लास्ट डेट थी वो 13 अगस्त थी। तो अगस्त महीने का 2B में देखो ध्यान से, 14 अगस्त से जो डिटेल शो होती है वो आना चालू हो जाती है। 14 अगस्त से चलाकर अगस्त का रिटर्न, अगस्त में क्या भरा जाता? वापस से सोचिए, अगस्त महीने में क्या भरा जाता? वापस IFF भरा जाता है QRMP वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगस्त महीने का IFF भरने की लास्ट डेट होती है 13 सितंबर।
तो 14 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच में जो भी इनवॉइसेस इशू कर शो कर दिए क्यूआरएमपी वालों ने, वो सब आपको अगस्त के टूबी में क्या हो जाती, शो हो जाती। अगस्त के टूबी में क्या हो जाती, शो। तो अगर डिटेल 13 अगस्त की जगह 14 अगस्त को दी जाती तो फिर वो जुलाई के टूबी में शो नहीं होती, अगस्त के टूबी में शो होती। तो ये आपको इन्होंने इस एग्जाम्पल में बोला है कि कैसे क्या शो होता है। अभी जो वैसे मैंने आपको बोला कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो आईएफएफ है यानी कि जो टू बी है उसमें कौन सी डिटेल आती है, कितने टाइम की डिटेल आती है, पर ये टू बी कब अवेलेबल हो जाएगा हमारे सामने। तो अब आप ध्यान से सुनिए, ये भी सुन लीजिए, जो टू बी बनाया जाएगा वो कितने टाइम का शो करेगा, वो टाइम मैंने आपको बता दिया है, पर वो टाइम के बाद आपके पास कब शो होने लग जाएगा, सुन लीजिए। जो भी जीएसटीआर टू बी है महीने का, हर महीने बनेगा ये, एवरी मंथ, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर फर्स्ट और सेकंड मंथ है क्वार्टर का, अगर वो महीना क्वार्टर के अंदर आता है। जैसे मान लो अगस्त महीना है तो अगस्त एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आता है, अप्रैल, तो जो भी है अगर वो महीना जिसका आप टू बी देख रहे हो वो अगर क्वार्टर का पहला या दूसरा महीना है, जिस महीने का आप टू बी बना रहे हो अगर वो महीना किसी क्वार्टर का पहला या दूसरा महीना है, first and second month of quarter, a day after due date of furnishing of detail of outward supply for the said month in the IFF by registered person or form GSTR1 other than opting for QRMP whichever is later. तो आपको 2 दिन देखना है। अब उस टूबी में 2 टाइप की डिटेल आ रही है बेटा, क्यूआरएमपी वाले सप्लायर की डिटेल भी आ रही होगी आपके पास और बिना क्यूआरएमपी वाले भी आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, अगर क्यूआरएमपी वाले सप्लायर की डिटेल आ रही होगी तो पहले और दूसरे महीने में उन्होंने क्या दिया होगा, आईएफएफ दिया होगा अपना। तो आईएफएफ की जो ड्यू डेट आई उस महीने की, एक तो वो दिन देख लीजिए, ड्यू डेट ऑफ आईएफएफ, अगर टूबी में क्यूआरएमपी वालों की डिटेल है तो, और बिना क्यूआरएमपी वाले उस महीने में आईएफएफ में डिटेल नहीं दे रहे होंगे, वो अपने जीएसटीआर1 में डिटेल ले रहे होंगे। तो जीएसटीआर1 की जो ड्यू डेट है, बिना क्यूआरएमपी वालों के जीएसटीआर1 की जो ड्यू डेट है, दोनों में से जो भी लेट आए उस तारीख तक आपको उस पर्टिकुलर महीने का जीएसटीआर टू बी बन के तैयार मिल जाएगा। और क्वार्टर का अगर वो तीसरा महीना है, ए डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेड मंथ इन फॉर्म जीएसटीआर1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएम। तो अगर ये क्वार्टर का लास्ट मंथ है तो क्यूआरएमपी वाले जब अपने जीएसटीआर1 को फाइल करेंगे उस पर्टिकुलर महीने में, उसकी जो ड्यू डेट है उस समय तक आपको अपना आईएफएफ शो हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझिए। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सुन लीजिए क्वेश्चन क्या आया, बताइए। मई महीने के टू बी में, मई महीने का टू बी कब तक जनरेट होगा, तो कब तक बनेगा। अब आपको देखिए, अब पहले आप देखिए मई महीना जो है क्या वो क्वार्टर का पहला महीना है, दूसरा महीना है या तीसरा महीना। तो आप देखिए मई महीना किसी भी क्वार्टर का, शायद ये अप्रैल मई जून दूसरा महीना, तो ये मई महीना अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर का दूसरा महीना। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में जाना है, फर्स्ट पॉइंट में जाना है मतलब आपको 2 डेट चाहिए, फर्स्ट और 2 डेट चाहिए। अब इस टूबी में, मई महीने के टूबी में क्या डिटेल आई होगी, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, जो आपका इनवर्ट बन जाएगा। कौन से आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, क्यूआरएमपी वालों की भी और बिना क्यूआरएमपी वालों की, क्योंकि आपने 2 टाइप के लोगों से माल खरीदा है, क्यूआरएमपी वालों से, बिना क्यूआरएमपी वालों से। तो अब आपको क्या देखना है, एक डेट तो आपको चाहिए मई महीने में क्यूआरएमपी वाले क्या कर रहे होंगे वो सोचिए पहले। अगर आपने क्यूआरएमपी वालों से खरीदा हो तो वो मई महीने में क्या कर रहे होंगे, मई महीने में वो मई महीने का बेटा आईएफएफ भर रहे होंगे, क्योंकि मई में जीएसटीआर1 नहीं भरेंगे क्यूआरएमपी। तो मई महीने का आईएफएफ भरने की लास्ट डेट क्या है, जल्दी से ढूंढिए। मई महीने का आईएफएफ भरने की लास्ट डेट आती है 13 जून, एक डेट तो ये हो गई। और बिना क्यूआरएमपी वाले मई महीने में क्या भर रहे होंगे, जीएसटीआर1 भर रहे होंगे। तो उन्होंने मई महीने का जीएसटीआर1 भरने की ड्यू डेट क्या आती है उनके सामने, बेटा 11 जून।
दोनों में से जो भी लेट है, दोनों में से जो भी लेट है, दोनों में से लेट क्या आएगी? 13 जून। इसका अगला दिन, एक दिन जोड़ लीजिए, अगला दिन क्या हो गया इसका? 14 जून। तो मई महीने का आईएफएफ यानी सॉरी मई महीने का 2B कब तक बन जाएगा? 14 जून को बन जाएगा। मई महीने का 2B 14 जून को बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जून महीने का 2B कब बनेगा? फिर जून महीने का 2B कब तक बन के आ जाएगा आपके सामने? तो एक क्वेश्चन हो गया 14 जून तक मई महीने का आईएफएफ बन जाएगा, सॉरी 2B बन जाएगा। और इस 2B में क्या शो होगा जो मैंने आपको पहले बोल रखा है, वो पिछले महीने से लेकर इस महीने तक की डिटेल शो होगी सारी की सारी, वो मैंने आपको पहले बताया। तो पूरा कॉन्सेप्ट दो बातों का है, 2B कब तक बनेगा और उस बने हुए 2B में कौन सी डिटेल आ रही हो, दो बातें हैं जो आपको यहां पे ध्यान देनी। तो जून महीने का जो 2B है उसमें कैसे निकालोगे? अब कब तक बनेगा जून महीने का 2B? तो अब आप देखिए, जून महीना अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर का बेटा लास्ट महीना, तो अब आपको सेकंड पॉइंट लगाना है। लास्ट महीने ऑफ द क्वार्टर में आपको 1 और 2 विचएवर इज लेटर नहीं करना, आपको एक ही दिन चाहिए। अब कौन सा दिन चाहिए? जून महीने में QRMP वाले क्या भरेंगे? GSTR1 भरेंगे। कब तक भरेंगे? तो जून महीने का GSTR1 वो भरेंगे बेटा 13 जुलाई तक, अगले महीने की 13 तारीख तक भरेंगे। तो उसमें एक दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि जून महीने का 2B बन के तैयार हो जाएगा कौन सी तारीख तक? 14 जुलाई तक। तो जून महीने का GSTR2B 14 जुलाई तक बन के आपके सामने तैयार। MCQ बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे इन्होंने बोल ही दिया, जैसे जुलाई महीने का 2B कब तक बन जाएगा? फिर 14 अगस्त, क्योंकि अगर विचएवर इज लेटर करोगे तो बेटा QRMP वाली डेट ही लेट आएगी, कॉमन सेंस लगाना आप। अगस्त का 14 सितंबर तक और सितंबर का 14 अक्टूबर तक। तो ये है आपकी 2B की जनरेशन की डेट। कोई सा भी क्वार्टर पकड़ लीजिए, 14 तारीख ही आप रट सकते हैं कि अगले महीने की 14 है। जैसे अप्रैल महीने का 2B कब तक बनेगा? 14 मई तक। मई महीने का 2B कब तक बनेगा? 14 जून तक। आप चाहो तो ऐसा भी रट लो, ये ऊपर का कानून से आपकी माथाउड़ी खत्म हो जाएगी। तो ये जाकर आपका बेटा 2A और 2B है, जो आपको क्या रखना है ध्यान। केवल इस टॉपिक से क्या आ सकता है? MCQ आ सकता है। 2B में कौन से टाइम की डिटेल शो होगी, और नंबर 2 2B कब तक जनरेट होगा। दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, 2B में कौन से टाइप की डिटेल शो होगी, और नंबर 2 2B कब तक बन के सामने आ जाएगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप आराम से मेरे से पूछ लेना। ये 2 दिन आपको निकालना सीखने हैं, कैसे भी करके आपको सीखनी पड़ेगी। अब बेटा आगे आते हैं 3B। अब GSTR1 भरना से हो गया, तो हमने क्या क्या रिटर्न के देख लिए, मतलब देख लीजिए। अब GSTR1 हो गया, वो क्या होता है? IFF हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया। अब आपका मेन रिटर्न जो आता है वो कौन सा है? 3B। जो आपको पता होगा कि पहले के कानून के हिसाब से जो GSTR 3B होता है वो अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराना जरूरी होता है आपके सामने। अब 3B की डेट भी बेटा चेंज हो चुकी है। अब नई जो 3B भरने की डेट है वो क्या है, अब आप ध्यान से सुन लीजिए। ये शायद आपको पता होगा कि 3B किसको भरना पड़ता है, एक बार वापस से इन्होंने लिखा हुआ है। 3B किसे भरना है? हर रजिस्टर्ड पर्सन को भरना है, ISD वालों को नहीं भरना, NRTP को नहीं भरना, कंपोजिशन वालों को नहीं भरना, TDS काटने वालों को नहीं भरना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वालों को नहीं भरना, OIDR वालों को नहीं भरना, ई-कॉमर्स वालों को नहीं भरना। तो ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है, जो था वही का वही नॉलेज है, एज इट इज है, उसमें कुछ नहीं है। मुद्दा आता है कि GSTR 3B भरने की ड्यू डेट क्या है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, 3B भी अब 2 टाइप के लोग भरेंगे। एक QRMP वाले 3B कब तक भरेंगे, बिना QRMP वाले 3B कब तक भरेंगे। पहले बात करते हैं, जो QRMP वाले हैं वो 3B कब तक भरेंगे। अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्योंकि QRMP वाले जो हैं वो अपना GSTR1 क्वार्टरली भर रहे हैं, तो वो अपना 3B भी क्वार्टरली ही भरेंगे। तो क्वार्टरली 3B भरना है इनको, और कब तक भरना है? 22 और 24 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर ऑन विच रिटर्न इज फिनिश्ड। तो क्वार्टर के बाद आने वाले महीने की 22 या 24 तारीख तक, 22 कब और 24 कब मैं आपको बता देता हूं। तो यानी समझ लिए, QRMP वाले GSTR1 कब तक भरेंगे? क्वार्टर के बाद आने वाले महीने की 13 तारीख तक। और फिर GSTR3B कब तक भरेंगे? क्वार्टर के बाद आने वाले महीने की 22 या 24 तारीख तक। 22 कब 24 कब मैं आपको बता दूंगा। और जो QRMP के अलावा वाले हैं वो अपना रिटर्न पहले की तरह भरेंगे, यानी कि महीने के खत्म होने के बाद आने वाली महीने की 20 तारीख तक। तो मंथली भरते हैं बिना QRMP वाले, आपको पता ही है। 1B वो मंथली भरते हैं और 3B भी मंथली भरते हैं। तो महीने के खत्म होने के बाद आने वाली 20 तारीख तक उनको 3B भरना है, जो पहले भी सेम था, नथिंग शुड बी चेंज। अब 22 और 24 का क्या झंझट है सुन लीजिए, बड़ी बकवास ही इन्होंने लिखी है।
22 को भरनी है अगर रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राज्यों में है। कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इन सभी राज्यों में अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो अगले महीने की, अगले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर के खत्म होने वाले महीने की 22 तारीख तक भरना है। और इसके अलावा अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, सिक्किम वगैरह जो भी है, मैं राज्यों के नाम याद नहीं करा रहा हूँ, जो भी है राज्य वाइज डिफरेंशिएशन है 24 तारीख तक ऑफ द सक्सेडिंग। तो 22 और 24 के दो डिफरेंशिएशन राज्यों वाइज है, तो जो भी राज्य हो अपने हिसाब से देख लेंगे। बाकी सब बातें वही की वही है जो कि अपन ने पहले 3B में पढ़ी थी, एज इट इज है। तो वही जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B होती है वही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स भी है। अगर आपने 3B फाइल करने की सोची पर जो टैक्स आपका बन रहा था वो आपने पे नहीं करा तो माना जाएगा आपने रिटर्न ही नहीं भरा है। तो वो सब बातें आपको नॉर्मली जो पहले भी मैंने बता रखी थी वो आपको ध्यान रखनी है। कोई आपसे पूछे जीएसटी पे करने की ड्यू डेट क्या है, तो जो 3B फाइल करने की ड्यू डेट होती है वही जीएसटी पे करने की भी ड्यू डेट होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो जीएसटी पे करने की ड्यू डेट भी क्या हो गई, अगर क्यूआरएमपी वाले हैं तो ड्यू डेट हो जाएगी 22 या 24 ऑफ द सक्सेडिंग मंथ, और अगर बिना क्यूआरएमपी वाले तो 20 ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। बाकी सब बातें आपके सामने वही है जो थी। ये चीजें भले आप मत पढ़ना बेटा, इसको रहने दो, कुछ नहीं आने वाला इसमें। अब आता है हमारे सामने QRMP। अभी तक हमने केवल क्वार्टरली रिटर्न सीखे, पर आपका दूसरा हिस्सा इस चैप्टर में क्या होता था, मंथली पेमेंट। तो चक्कर क्या है बेटा, जो भी क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है उनको पेमेंट्स तो मंथली करने पड़ेंगे। तो कैसे उन्हें मंथली पेमेंट करने हैं ये सिस्टम समझाने के लिए अब हमारे सामने पांचवा पॉइंट आता है, मतलब इस चैप्टर का, और वो है मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। तो चालू करते हैं, मंथली पेमेंट्स कैसे करना है। The registered person under QRMP scheme would be required to pay tax due on first month and second month or both the month of the quarter by depositing the tax due in form GST PMT 06। पहली बात, अगर आप QRMP स्कीम में आते हैं तो क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने का जो टैक्स है वो आपके महीने के खत्म होने के बाद ही देना है, क्योंकि तीसरे महीने का टैक्स तो वैसे ही क्वार्टर के एंड में आप जमा ही करा दोगे। समझ लेना, रिटर्न आप क्वार्टरली भर सकते हो, पर जो टैक्स आपका बन रहा है, कौन से टैक्स, कौन से महीने का, क्वार्टर के तीनों महीने का नहीं, फर्स्ट और सेकंड मंथ का, क्योंकि थर्ड मंथ का तो वैसे ही आप क्वार्टर के एंड में जमा ही करा दोगे। कॉमन सेंस रखना। तो क्यूआरएमपी वालों को जो भी टैक्स ड्यू हुआ है पहले महीने और दूसरे महीने का क्वार्टर के, उसको जमा करा देना है जीएसटी पीएमटी 06 फॉर्म में। पेमेंट करा दिया जाएगा महीने की अगले महीने की 25 तारीख तक। मतलब कि जैसे अगर मैं देखा जाए तो मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर चल रहा है, तो अक्टूबर का रिटर्न भरना है क्या, कोई आपसे पूछे क्यूआरएमपी में अगर आप हो तो रिटर्न भरना है क्या, नहीं। तो अक्टूबर के इनवॉइस की डिटेल आप रिटर्न तो भरोगे नहीं, तो कहां पे दे सकते हो, याद करो, आईएफएफ में दे सकते हो। कब तक दे सकते हो, 13 नवंबर तक दे सकते हो। इनवॉइस की डिटेल तो आपने आईएफएफ में दे दी, अब अक्टूबर का जो टैक्स बन रहा है उसको आपको कब तक पे कराना पड़ेगा, 25 नवंबर तक पे कराना पड़ेगा पीएमटी 06 फॉर्म के अंदर। तो 25 नवंबर क्या होगी, अक्टूबर महीने का पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट। सिमिलरली नवंबर महीने का, क्वार्टर का दूसरा महीना नवंबर है, कोई आपसे पूछे कि क्या नवंबर महीने की डिटेल जीएसटीआर 1 में देनी है क्या, आप क्या बोलोगे, नहीं देनी है। जीएसटीआर 1 नवंबर के एंड में नहीं भर सकते आप, जीएसटीआर 1 नवंबर के एंड में नहीं भर सकते आप। क्या आईएफएफ में डिटेल दे सकते हैं नवंबर के इनवॉइस की, आप बोलोगे बिल्कुल दे सकते हैं। नवंबर का आईएफएफ की डिटेल देने की लास्ट डेट क्या होगी, आपका जवाब क्या होगा साहब, 13 दिसंबर होगी सर, नवंबर के अगले महीने की 13 तारीख। तो नवंबर के महीने का जो टैक्स है वो कब पे करना है, क्वार्टर के बाद ही करना है क्या, जब पूरा क्वार्टर एंड हो जाएगी नवंबर के एंड में पे करना पड़ेगा। तो जवाब है नवंबर के एंड में पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा, 25 नवंबर तक, 25 दिसंबर तक, नवंबर के बाद आने वाले महीने की 25 तारीख। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। While generating the चालान, taxpayer should select monthly payment for quarterly taxpayer as reason for generating the चालान। तो आपको पता होना चाहिए, पेमेंट और टैक्स पे अपन ने बात कर रखी थी चैप्टर के अंदर कि जब आप जीएसटी पे करते हो तो आप चालान के थ्रू पे करते हो। तो जब आप चालान जनरेट करोगे पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए तो आपको बता देना है कि मैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के कारण ये चालान बना रहा हूं। और आपके पास पेमेंट करने के बेटा दो ऑप्शंस हैं। तो हर महीने जो आप जीएसटी पे करोगे, क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए जो आप जीएसटी पे करोगे उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक का नाम होता है फिक्स सम मेथड, दूसरे का नाम होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करने का जो आप पेमेंट करोगे वो 2 तरीके से आप कैलकुलेट करोगे वो पेमेंट। पहला तरीका फिक्स सम मेथड, दूसरा तरीका सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला तरीका फिक्स सम मेथड, दूसरा तरीका
सेल्फ असेसमेंट मेथड, ये आ सकता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना। क्यूआरएमपी वाले जो स्कीम के बंदे होते हैं उनको अगर अपना क्वार्टर के 2 महीने का मंथली पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे? 2 ऑप्शन है, फिक्स सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड से ही क्वेश्चन आएगा, ये मान लीजिए। सेल्फ असेसमेंट मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। आएगा तो फिक्स सम मेथड का अगर पूछना है, क्योंकि देखो क्यूआरएमपी में पूछने के लिए हजारों बातें हो चुकी है। टोटल चैप्टर के अंदर से आप मान लीजिए रिटर्न वाले चैप्टर में क्यूआरएमपी के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे इस बार। भले आपने जो पहले पढ़ा है वो पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है, अब आएगा तो क्यूआरएमपी से आएगा, आई एम श्योर 100%। तो अगर पेमेंट तक पहुंचे, इतना पीछे तक पहुंचे, तो पेमेंट में अगर पूछेंगे तो फिक्स सम मेथड से ही पूछेंगे। क्या करना है इस मेथड में सुन लीजिए। इफ ए टैक्स पेयर चूज दिस ऑप्शन, ए फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर जनरेटिंग एन ऑटो जनरेटेड प्री फिल्ड चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। अगर आप इस मेथड में जाते हैं तो पोर्टल से अपने आप भरा भराया चालान निकलेगा। फिक्स सम मेथड में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, डिपार्टमेंट ने एक नंबर बता रखा है, आपको वो नंबर पे करना है, चाहे आपका एक्चुअल लायबिलिटी उससे कम आती हो या एक्चुअल लायबिलिटी उससे ज्यादा होती है, उन्होंने फिक्स कर दिया कितना पेमेंट करना है, तो ऑटो अपने आप आ जाएगा। ऑटो जनरेटेड पीएमटी 06 जनरेट होगा अगर आप इस मेथड में जाते हैं तो, जिसका नाम है फिक्स सम मेथड। क्या नाम है बताइए जल्दी से? फिक्स सम मेथड। द चालान अमाउंट इज कैलकुलेटेड, अब जो सिस्टम कैलकुलेट करके रखेगा चालान वो कैसे निकलेगा आप सुन लीजिए, कैसे निकलेगा। 35% of tax paid in cash in the return for preceding quarter where the returns was furnished quarterly। आ जाओ बेटे, क्या हो? 35% of tax paid in cash in the return for preceding quarter where the returns was furnished quarterly। अगर आपने पिछले क्वार्टर में भी क्वार्टरली रिटर्न भरा हो, पिछले क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न भरा हो, इन द रिटर्न प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज, तो पिछले क्वार्टर में अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न भरा है तो उस क्वार्टर में आपने कितना कैश में टैक्स पे करा। कैश क्या पे होता है बेटा? ओ माइनस आई करके जो बचता है वो कैश में जाता है। कितना कैश में करा? 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश। तो ये आपका पहले the amount is equal to 35% of tax paid in cash in the return of preceding quarter where the return is furnished quarterly, और tax liability paid in cash in the return of last month where the return is furnished monthly। अब बेटा हो सकता है कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में आए हो, उससे पहले आप मंथली रिटर्न भर रहे थे, तो इन दैट केस ये पॉसिबल है कि अक्टूबर से पिछले वाले समय के अंदर आपने क्वार्टरली रिटर्न नहीं भरे थे, मंथली रिटर्न भरे थे। तो आपको फिर क्या करना है, लास्ट महीने में जो आपने रिटर्न भरा उसमें जो आपने कैश पे करा उसके टोटल के बराबर आपको फिक्स सम जमा कराना पड़ेगा। तो कितना जमा कराना पड़ेगा? टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न ऑफ लास्ट मंथ ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग सेम इज एक्सप्लेन्ड बाय वे ऑफ एग्जांपल, देख लेते हैं। इन केस लास्ट रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च, तो जैसे मार्च क्वार्टर है, कौन सा मार्च क्वार्टर कब तक चलेगा बेटा? जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च में आपको क्या करना है आप समझ लीजिए। तो जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में आपने कितना कैश पे करा देख लीजिए। सीजीएसटी 100 पे करा, एसजीएसटी 100, आईजीएसटी 500 और सेस 50। तो अब आपको अप्रैल से मई वाला जो अगला क्वार्टर चालू होने वाला है, लास्ट क्वार्टर आपने जो लास्ट जो क्वार्टर आपने निकाला है वो जनवरी फरवरी मार्च निकाला है, अगला क्वार्टर जो चालू हो रहा है अप्रैल मई जून हो रहा है। तो अप्रैल और मई महीने में जो आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में, अब ध्यान से सुनना, अगला क्वार्टर अप्रैल मई जून है, तो अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में आपको कैश पे करना है उपरोक्त मेथड से। कौन से महीनों के लिए? अप्रैल और मई के लिए। तो अप्रैल और मई में आपको कितना फिक्स सम पे करना है? फिक्स सम मेथड है मतलब फिक्स राशि पे करनी है। फिक्स कितना पे करना है? पिछले क्वार्टर में जो कैश पे करा उसका 35%। तो पिछले क्वार्टर में सीजीएसटी 100 पे करा, तो इस अप्रैल और मई में आप सीजीएसटी 35 जमा करा दीजिए, 35 रुपए जमा करा दो कैश। अप्रैल और मई का जो आपको फिक्स सम मेथड से पेमेंट करना है वो कितना करना है? 35 करना है। एसजीएसटी भी 35, आईजीएसटी 500 का हो गया और ये 35% सबका हो गया। मान लीजिए आप अप्रैल और मई में खड़े हैं, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में करें, पर उससे पहले जो मार्च क्वार्टर निकला था जनवरी और मार्च, आपने उसमें क्वार्टरली रिटर्न नहीं भरे थे, आपने मंथली रिटर्न वाले ऑप्शन में थे। तो आपको देखना है लास्ट महीने कौन सा रिटर्न भरा था। इस वाले क्वार्टर के ठीक पहले वाले महीने में कौन सा रिटर्न भरा होगा? मार्च का। तो मार्च में आपने कितना कैश दिया जीएसटी? तो मार्च महीने में आपने ये जीएसटी कैश दिया, तो अप्रैल और मई में भी आपको इतना ही जीएसटी वापस से क्या दे देना है? कैश दे देना है। 100% दे देना, 50-50 और 80। फिक्स सम मेथड, इतना रुपए आपको पे कर देना। आगे, however no such amount may be required to be deposited for the first month of quarter where the balance in the electronic cash ledger / credit ledger is adequate for tax liability of said month or where there is nil tax liability।
For the second month of quarter where the balance in electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for cumulative tax liability of first and second month for the quarter or where there is nil tax liability. ये तो फालतू की बात है, मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई जरूरत है इसको पढ़ने की, रहने दीजिए. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है. दूसरा मेथड आ जाता है सेल्फ असेसमेंट मेथड. क्या होगा इस मेथड में? सेल्फ असेसमेंट नाम से क्लियर है. तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में खड़े हैं और आप फिक्स सम मेथड में नहीं जाना चाहते. अब अगर फिक्स सम मेथड में जाना चाहते हो तो अप्रैल और मई में कितना जमा कराना पड़ेगा? अगर क्वार्टरली रिटर्न भरा तो पिछले क्वार्टर में जो कैश जमा कराया था उसका 35%, और अगर लास्ट मंथली रिटर्न भरा तो जितना पिछले महीने में कैश जमा कराया था उसका 100%. फिक्स में तो ये हो गया आपका अमाउंट अप्रैल और मई का. पर अगर सेल्फ असेसमेंट में जाते हो तो अप्रैल और मई में आपको क्या करना है, आपको अप्रैल और मई का जीएसटी जैसे निकालते हो ना, वो माइनस आई करके वैसे निकाल लेना. आपके हिसाब से कितना बनता है अप्रैल और मई का जीएसटी इन कैश, जितना बनता है उतना दे दो, खत्म बात. फिक्स मत दो. 35% नहीं देना. आपको लग रहा है नहीं 35 तो बनेगा नहीं अप्रैल का, मैंने पिछले क्वार्टर में कैश में 100 जमा कराए थे तो अप्रैल और मई में 35 जमा कराने पड़ेंगे कैश में. आप कह रहे हो 35 तो बनेगा ही नहीं, तो सेल्फ असेसमेंट में आ जाओ, जितना असेसमेंट हो रहा होता है दे दो. The said person in any case can pay tax due by considering the tax liability of inward and outward supply and input tax credit in form GST PRC. यानी कि सेल्फ असेसमेंट में आपको वही करना है जो सब लोग करते हैं. आप अप्रैल और मई का इंडिविजुअली वो माइनस आई करके जो बनता है वो दे देना, कोई मना नहीं कर रहा. Registered person under QRMP is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 month of the quarter. आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो सकता है 1 महीना 2 महीना, जो भी आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए, कोई मना नहीं करेगा. A registered person under QRMP is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 month of the quarter. As already discussed earlier, at the time of filing the return of a quarter in form GSTR 3B, the amount deposited by registered person in first second month of quarter shall be debited. Further, any amount left after filing quarter of GSTR 3B may either be claimed as refund or. ठीक है, अब जैसे आपको सीधे से पता ही है कि क्वार्टर के एंड होने के बाद आप अपना 3B भर दोगे. जब आप अपना 3B भर दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर क्वार्टर की टोटल लायबिलिटी आ जाएगी. तो उस टोटल लायबिलिटी में से जितना भी आप फर्स्ट और सेकंड मंथ में पैसा जमा करा चुके हो वो सेट ऑफ हो जाएगा. वो सेट ऑफ होने के बाद जो भी बच रहा है, अगर आपका ज्यादा जमा हो गया तो आप रिफंड ले लेना, कम जमा हो तो आप पैसे जमा करा देना. सिंपल सा सिस्टम है. बस लास्ट टॉपिक आ चुका है बेटा. अब मुद्दा आता है ब्याज कैसे लगेगा. अगर इस तरीके से आप अगर पेमेंट्स करते हैं तो इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा. तो आ जाइए फटाफट से. फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड. अगर आप फिक्स सम मेथड से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करना है. नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 month ऑफ क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम. तो अगर आप फिक्स सम मेथड से पे करोगे तो आपको पहले और दूसरे महीने के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना. यानी कि हो सकता है कि आपने तो 35% जमा करा दिया, 35 रुपए जमा करा दिया, और हो सकता है बाद में जो आपका टैक्स बने वो तो बहुत ज्यादा बन जाए, तो भी आपको 1 रुपया ब्याज नहीं देना अगर आप ऑटोमेटिक वाला पेमेंट कर रहे हो. इन अदर वर्ड, if while furnishing return in 3B it is found that any or both of the first 2 month of the quarter tax liability net available of credit was higher than the amount paid in चालान, then no interest would be charged. क्या हो गया, वही मैंने जो आपको बोला, जब फाइनली आप उस क्वार्टर के एंड में 3B भरोगे, उसको भरने के बाद आपकी लायबिलिटी पहले और दूसरे महीने की काफी ज्यादा आ रही है, जबकि आपने जमा जो कराए तो ऑटोमेटिक वाले वो काफी कम थे, तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने फिक्स सम मेथड अडॉप्ट करा. अरे गेट बंद कर दो बेटा, गेट. In case such payment of tax by depositing the system calculated amount in GST PMT 06 is not done by due date, the interest would be payable at the applicable rate. तो सब फालतू की बातें हैं. एग्जांपल में देख लेता हूं. एग्जांपल पे आ जाइए. A registered person who has opted for QRMP scheme has paid a total amount of 100 in cash as tax liability in the previous quarter of October to December. तो बेटा आपने लास्ट क्वार्टर में 100 रुपए कैश में पे करे अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में, ठीक है. He opt to pay tax under fixed sum method. इस क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर लास्ट खत्म हुआ, तो अभी वाला क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी मार्च. तो इस क्वार्टर में आपने ऑप्ट करा फिक्स सम मेथड से पेमेंट करना, और आपने 35 रुपए
पे कर दिए ईच ऑन 25 फरवरी एंड 25 मार्च। हाँ बेटा ध्यान रखना 35% अलग अलग एक एक महीने का है ये हमेशा ध्यान रखना अच्छी तरह से। 35 टोटल नहीं है, 35% हर महीने में देना है आप, तो ध्यान रखना। तो आपने वही करा, 100 रुपए लास्ट में कैश में जमा कराए थे पिछले क्वार्टर में, तो 100 का 35%, 35 रुपया आपने दिसंबर वाले क्वार्टर का जमा करा दिया, सॉरी जनवरी वाले क्वार्टर का 25 फरवरी तक जमा करा दिया, और 35 रुपए आपने 25 मार्च को भी जमा करा दिए फॉर डिस्चार्जिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर जनवरी एंड फरवरी। ठीक है। In his return for the quarter, it was found that liability based on the outward and inward supply for January was 40 and 42. जब आपने फाइनली 3B भरा अपना, तो आपको पता लगा कि जनवरी और फरवरी महीने का जो लाइबिलिटी है वो 40 और 42 रुपए का है, जबकि आपने 35 रुपए जमा कराए थे। However, no interest would be payable for the lesser amount, that is 5 and 7 rupees. जो 5 और 7 रुपए की शॉर्टेज है आपको, तो भी उसके ऊपर कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। These 2 months provided that it discharge the entire liability in 3B by quarter by due date, बशर्ते कि जो भी हिसाब आपका फाइनल निकलता है वो 3B की ड्यू डेट तक आप जमा करा दो, तो जो भी आपकी है तो आप जमा करा दीजिए। अब आपको याद होना चाहिए आपका 3B कब तक जमा हो जाएगा? अभी तो क्लास चल रही मेरी। और बेटा दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, ये आप अभी पढ़ा दूंगा मैं थोड़ी देर में, इससे पहले मैं लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। और अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में आते हो तो बेटा वही इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा हुआ था 18% पर एनम वाला चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स में, उतने आपको देना है, नथिंग इज टू बी चेंज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका, जैसे मान लीजिए आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्वार्टर था, अक्टूबर में आपने 40 रुपए जीएसटी कैश में पे करा, ये 40 पे करा, और दिसंबर के एंड में पता चला कि अक्टूबर और नवंबर का 100 रुपए का पेमेंट है, आपने 40 सेल्फ असेसमेंट में पे कर दिए, बन 100 रहे, तो कितना रुपए शॉर्ट चल रहा है? 60 रुपया। इस 60 रुपए पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 महीने का, बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो 18% की रेट है, आपको पता होगा शॉर्टेज में पेमेंट ऑफ टैक्स में उतना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। और ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना है बेटा, वो नेट जो पेमेंट है ना आपका, कैश में कितना देना उसी के ऊपर देना, आपको नेट पे देखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। और लेट फीस बेटा एज इट इज ही है, जो कि आपके सामने लगती थी, जो आपके सामने थी। लेट फीस एप्लीकेबल फॉर डिले ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 एज पर QRMP स्कीम, द रिक्वायरमेंट टू फर्निश रिटर्न अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39(1) एक्ट इज क्वार्टरली, accordingly the late fee would be applicable for the delay of furnishing the said quarterly return. It is clarified that no late fee is applicable. बेटा क्लास चल रही है पर अभी तो 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। For delay of payment of tax for first 2 month of the quarter, ये तो छोड़ देना भले आप किसी काम पर। ये वाली डेट मैं आपको पहले बता चुका एक्सटेंशन की। एक लास्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं और फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए, a registered person who has opted for QRMP scheme has paid a total amount of 100 in cash as tax liability in the previous quarter of October to December। 100 रुपए का आपने टैक्स पे करा अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में, फिक्स सम मेथड में आपने अडॉप्शन करा इस क्वार्टर में, 35 रुपए आपने जमा करा दिए 25 फरवरी। और ये इन हिज रिटर्न ऑफ क्वार्टर इट वाज फाउंड दैट टोटल लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर नेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट्स वाज 125। अब आपका इस पूरे क्वार्टर का जो लायबिलिटी करंट क्वार्टर का निकला वो 125 निकला, बट ही फाइल द रिटर्न ऑन 30 अप्रैल। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपका ये जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च वाला, ये वाला क्वार्टर है बेटा, तो इसका रिटर्न आपको कब तक भर देना चाहिए था? याद करिए QRMP वालों को 22 अप्रैल तक, कुछ राज्यों में 24 अप्रैल हो सकता है, तो आपको अपना 3B 22 अप्रैल तक भरना था इस क्वार्टर का। आपने कब भरा? 30 अप्रैल को, ड्यू डेट निकलने के बाद भर, और आपका फाइनल अमाउंट कितना निकला? 125। तो अब आपको बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आपने ऑलरेडी 3B टाइम पे भरा नहीं, आपका इस पूरे क्वार्टर का पेमेंट कितना बना? 125। आपने पहले 2 महीने में कितने जमा करा दिए? 70। कितना शॉर्ट चल रहा है? 55। अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भले फिक्स सम मेथड है तो भी देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा? 55 रुपए पे आपको ब्याज देना है। डिपॉजिटेड मेड इन कैश लेजर इन फर्स्ट एंड सेकंड मंथ फॉर द पीरियड बिटवीन ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली इन 3B एंड 30 अप्रैल। तो कब से कब तक का ब्याज देना पड़ेगा 55 पे? 3B की ड्यू डेट का भाई 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, इस समय तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 22 से लेकर 30 अप्रैल यानी 8 दिन का करीब करीब आपको 55 रुपए पे क्या देना पड़ जाएगा? ब्याज देना पड़ जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ध्यान रखो बेटा, फिक्स सम मेथड में आपको तब नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट जब आपने 3B ड्यू डेट पे जमा करा के बचा हुआ पैसा दे दिया। अगर बाय चांस आप 3B टाइम के बाद जमा कराते हो और फिर कुछ पैसा बचा रह जाता है, तो फिर उस बचे हुए पैसे पर आपको जितना टाइम आप 3B में लेट हो जाओगे रिटर्न की डेट में, उतने समय का आपको ब्याज देना पड़ेगा। रेट वही है आपकी, अगर आप लेट पेमेंट करते हो टैक्स का तो आपको 18% पर एनम की रेट से ब्याज देना होता है, जो अपने पेमेंट और टैक्स वाली रेट में चैप्टर में पढ़ा हुआ था वही वाला आपको देना पड़ेगा। तो ये बेटा ये मोटा मोटी अमेंडमेंट्स है जो कि आपको क्या रखने हैं ध्यान। तो आज की क्लास में आपको मेन जो ध्यान रखना है मैं एक बार वापस से समअप कर देता हूँ। मेन ध्यान रखिए 2A को भले ही भूल जाइए, फर्जी बात है, 2A को भले मत याद रखिए, मेन ध्यान रखिए 2B में दो बातें ध्यान रखिए। पहली बात 2B कब तक जनरेट होता है, पर्टिकुलर महीने का 2B कब तक जनरेट होगा, और उस जनरेटेड 2B में कौन सी डिटेल शो होगी। तो एक तो ये ध्यान रखिए। नंबर 2 ध्यान रखिए 3B कब तक भरना है, QRMP वालों को कब तक भरना है, और बिना QRMP वालों को कब तक भरना है, डेट्स ध्यान रखिए अच्छी तरह से। नंबर 3 पेमेंट आपको भले QRMP में जाओगे मंथली करना है, तो मंथली पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, फिक्स सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट नहीं आएगा, पक्का शोरूम है, आएगा तो फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड कितना है, अगर लास्ट में क्वार्टरली रिटर्न भरा तो टोटल क्वार्टर में जो कैश में पे करा उसका 35%, और अगर लास्ट क्वार्टर में पे नहीं करा तो लास्ट महीने में जो कैश में पे करा उसका 100% आपको फिर पे करना पड़ेगा। ये नंबर ध्यान रख लीजिए। और अगर लेट हो जाते हैं तो इंटरेस्ट कैसे लग सकता है, वो दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये मेरा याद है कि मैं अगले वीक पूरा GST सारा का सारा GST रिवाइज कराऊंगा। GST मैराथन रिवीजन समझ लीजिए, वॉटेवर जो भी इसको आम भाषा में जानते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी GST की तैयारी कर लीजिए। एक दिन में 100% GST को अपन वापस क्या करेंगे, रिवाइज, और वापस से चैप्टर वाइज जो भी अमेंडमेंट अपन ने पढ़े वो भी वापस से एक बार रिकॉल कर लेंगे, ताकि हमारा GST फुल एंड फाइनल टच में आ जाए जो भी हिसाब किताब है। तो GST का रिवीजन जरूर अपन करने वाले हैं, आपको डेट्स बता दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।